तो कैसे हैं मेरे फिल्म के दीवाने। आज की वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी मूवी के बारे में जिसके अंदर एक हवस की भूखी और प्यासी रानी का चांदी का कमरबंद चोरी हो जाता है और कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। तो कहानी शुरू होती है 5 चोरों से जो कि सुनसान रात में पड़ोस के ही गांव में चोरी करने के लिए जा रहे होते हैं। तो तभी दिन का एक सीन दिखाया जाता है जहां एक लड़की इसी गांव की एक बड़ी हवेली में कुछ सामान बेचने के लिए आती है और वह हवेली की दीवार पर निशान लगा जाती है कि कहां से घुसकर हवेली में चोरी करनी है। मतलब यह लड़की भी इन 5 चोरों से मिली हुई थी। तो अब सुनसान रात में यह चोर लड़की के लगाए हुए निशान के जरिए घर के अंदर चले जाते हैं और हवेली के किवाड़ की कुंडियों पर हवेली में ही रखे सांडे का तेल लगा लगा कर उन्हें खोलते हुए चले जाते हैं ताकि कोई कुंडी खोलने की आवाज तक महसूस न कर पाए। तो अब इन काले चोरों के सामने एक बड़ी तिजोरी होती है, लेकिन इस तिजोरी को यह खोल नहीं पाते। तो यह पूरी तिजोरी को ही यहां से उपाड़ कर हवेली के बाहर तक ले आते हैं और जल्दी से इस गांव से बाहर निकलने के लिए दौड़ने लगते हैं। लेकिन तभी इन 5 चोरों को इसी गांव के पहरेदार देख लेते हैं और यह पहरेदार इनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्होंने अपने पूरे शरीर पर सांडे का तेल लगाया हुआ होता है। तो यह चोर इनकी पकड़ से छूटकर वहां से भागने में सफल हो जाते हैं। तो अब अगली सुबह का समय दिखाया जाता है जहां यह सभी मिलकर इस तिजोरी को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन यह इनसे नहीं खुल रही होती है। तो अब यह तिजोरी को बहुत ऊंचा उछाल देते हैं और नीचे पटक देते हैं जिससे तिजोरी खुल जाती है और इस तिजोरी के अंदर काफी सारा सोना होता है। तो अब यह सोना बेचने के लिए पास के ही एक गांव के सुनार के पास जाते हैं जो कि इतने सारे सोने के बदले इनको केवल 2 बोरे अनाज के दे देता है। असल में यह चोर चोरी सिर्फ अपने गांव वालों को पेट भरने के लिए करते हैं। गांव के अंदर एक बुजुर्ग द्वारा 5 बेहतरीन चोरों को चोरी करने के लिए तैयार किया जाता है ताकि वह पूरे गांव का पेट पाल सके। कमाना बस की ना था सुअरों के। तो अब पूरा गांव इन चोरों का इंतजार कर रहा होता है कि कब चोर आएंगे और कब हमें हराम कमाल खाने को मिलेगा। तो तभी यह चोर सारा अनाज लेकर गांव में पहुंच जाते हैं और सभी गांव वालों में बराबर बराबर अनाज बांट देते हैं। तो तभी गांव के कुछ लोग एक जख्मी आदमी को लेकर आते हैं और कहते हैं कि राजा के सिपाहियों ने इसे बहुत मारा। और तभी गांव के अंदर घोड़ों पर सवार होकर राजा के सिपाही भी आते हैं और वह इन चोरों से कहते हैं कि राजा की रानी का चांदी का कमरबंद चोरी हो गया है, तो अगर तुमने वह चुराया है तो अभी लौटा दो, वरना पूरे गांव को बहुत ही भयंकर सजा मिलेगी। सजा तो भुगत लेंगे, लेकिन ये सिपाही के दुद्दू डेंजर लग रहे बहुत। तो इस पर इन चोरों का लीडर कालीचरण कहता है कि हम चोर जरूर हैं लेकिन लंगोटे के पक्के हैं। हमें इतना टाइम कहां कि हम रानी की सलवार में घुसते फिरेंगे। और यहां हम व्यूअर्स भी सोचते हैं कि राजा भी बहुत ज्यादा ही कंजूस था, एक चांदी का कमरबंद उसके दिल से नहीं छूट रहा था। लेकिन इसके पीछे की वजह कुछ और थी जो कि हमें कहानी में आगे पता चलेगा। तो अब सिपाही कहते हैं कि जो कोई भी रानी का कमरबंद कहीं से भी ढूंढ कर लाकर देगा उसे पूरे 100 बोरे अनाज के दिए जाएंगे। तो यह सुनकर कालीचरण चौंक जाता है क्योंकि 100 बोरे अनाज से उसका पूरा गांव काफी टाइम तक अपना पालन पोषण कर सकता है और इन चोरों को भी काफी टाइम तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो अब सिपाही वहां से चले जाते हैं। तो अब कालीचरण एक फैसला करता है। वह कहता है कि मैं उस चोर को जरूर पकड़ूंगा जिसने भी रानी का कमरबंद चुराया है, और वह उस चोर की तलाश में अपने गांव से दूर निकल पड़ता है। कालीचरण गांव गांव घूमता है, हर एक गांव के पहरेदार से पूछता है कि मैं पश्चिम के गांव से आया हूं, क्या तुमने किसी चोर को देखा है जो कि रानी का कमरबंद चुराकर भागा हो। तो एक गांव का पहरेदार बताता है कि हाँ, तुम्हारे ही गांव का एक आदमी आज ही राजा के महल का पता पूछ रहा था। तो यहाँ कालीचरण समझ जाता है कि यही है साला, और वह समझ जाता है कि अगर वह चोर महल का पता पूछ रहा था तो वह जरूर आज महल में चोरी करेगा। तो कालीचरण उसको पकड़ने के लिए महल के सामने ही एक पेड़ पर छिपकर बैठ जाता है। तो अब रात हो जाती है और चोर सच में चोरी करने के लिए महल में आता है और कालीचरण उसे देख भी लेता है। तो यह चोर तो किसी बंदर की तरह महल के दीवार पर चढ़कर महल के अंदर चला जाता है। तो कालीचरण भी उसका पीछा करना चाहता है, लेकिन कालीचरण उसकी तरह दीवार पर नहीं चढ़ सकता था। तो वह इस चोर का इंतजार महल के ही बाहर करता है। उधर महल के अंदर यह चोर आ जाता है और महल के अंदर ढूंढने लगता है कि आखिर खजाना कहां रखा है। लेकिन तभी वह देखता है कि एक लड़की महल के अंदर ही रस्सी से लटकी हुई है। तो यह चोर इस लड़की को देखकर डर जाता है और वह बिना चोरी के ही महल से भाग जाता है। तो बाहर चिमनी पर ही कालीचरण इसका इंतजार कर रहा था। तो यह चोर कालीचरण से कहता है कि यहाँ चोरी करने मत जाना, अंदर एक लड़की रस्सी पर लटकी हुई है, उसकी हत्या का इल्जाम तुम पर आ जाएगा। तो यहाँ पर कालीचरण कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन तू ये बता, तू हमारे गांव का नाम इस्तेमाल करके चोरी क्यों कर रहा है। बड़े दुद्दू वाला राजा का सिपाही हमारे गांव में हमें कुछ कुछ कह के गया। तो यहाँ पर यह चोर एवे टेवे करने लगता है। तो कालीचरण इसे पकड़कर ले जाता है और एक पेड़ से बांध देता है और फिर कालीचरण इस चोर से रानी के कमरबंद के बारे में पूछता है, वो भी कविता के जरिए, कि कमरबंद ही तूने क्यों चुराया, कुछ और नहीं मिला तुझे खजाना, चोरी नहीं करनी थी शायद तुझको, तेरा मकसद था रानी की बजाना। अब जल्दी से कमरबंद मेरे हवाले कर दे। उतरी पड़ी है रानी की सलवार, उतरी सलवार को देखकर राजा की बार बार खड़ी
खड़ी हो रही है तलवार। तो पहले तो यह चोर बोल रहा था कि मुझे नहीं पता रानी का कमरबंद कहाँ है, लेकिन यह इमरजेंसी रूपी कविता सुनने के बाद वह कहता है कि एक बार मुझे खोल दो, फिर मैं बताता हूँ कि वह कमरबंद कहाँ है। तो कालीचरण उसे खोल देता है और फिर यह चोर कालीचरण को वह कमरबंद दे देता है। तो इस पर कालीचरण इससे कहता है कि तुम तो बहुत होशियार चोर हो, तुम हमारे साथ मिलकर चोरी क्यों नहीं करते, हम मिलकर गांव के गांव खाली कर सकते हैं। तो यह चोर मान जाता है और यह कालीचरण के साथ उसके गांव जाने के लिए तैयार भी हो जाता है। तो अब कालीचरण इस चोर को लेकर जैसे ही अपने गांव में आता है तो गांव के सभी लोग इसे मारने लगते हैं कि सलवार खोले तू और फंसे हम। तो कालीचरण तभी अपने सभी गांव के लोगों को रोकते हुए कहता है कि इसे मत मारो, यह बहुत ही बेहतरीन किस्म का चोर है, हम इसे अपने ग्रुप में शामिल करेंगे और साथ में चोरी करेंगे, इससे हमें भी बहुत फायदा होगा। तो इस पर गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि ऐसे नहीं चलेगा, हम इससे ऐसे ही अपने दल में शामिल नहीं कर सकते, इसको हमारे गांव के लोगों के साथ पहले मुकाबला करना होगा और अगर यह मुकाबले में जीता तो हम इसे अपने गांव के चोरों के दल में शामिल कर लेंगे। तो अब मुकाबला किया जाता है जिसमें इस चोर के कंधे पर गाय का एक बछड़ा रख दिया जाता है जिसे लेकर इसे भागना होगा और अगर यह गांव वालों से पहले विनिंग लाइन तक पहुंच गया तो यह जीत जाएगा। तो यह एक बार में ही सीमा रेखा पहुंच जाता है। तो गांव वाले इसे अपने दल में शामिल कर लेते हैं। तब यह गांव वालों को अपना नाम बिरजू बताता है और बताता है कि मैं अकेला ही रहता हूं। तो अब गांव के अंदर ही बिरजू का घर बना दिया जाता है। तो अब कालीचरण रानी का कमरबंद वापस करके 100 बोरे अनाज के ले आता है कि लो सुअरो हराम का माल खाओ जम के। लेकिन इस कमरबंद के पीछे का राज क्या था वह हमें आगे पता चलने ही वाला है। तो अब कालीचरण का गुरु बिरजू के साथ मिलकर चोरियां करने लगता है। तो अब एक रोज गांव के सभी लोग साथ में बैठे होते हैं। तो तभी एक गांव के बुड्ढे को उंगली करने की सूझती है। वह कहता है कि तुम सब अपने आप को बहुत शातिर चोर समझते हो, अगर तुम इतने ही होशियार चोर हो तो एक गांव है वहां चोरी करके दिखाओ। उस गांव में आज तक कोई भी चोरी नहीं कर पाया है और उस गांव का नाम है छतरपुर और छतरपुर के लोग चोर को मारते मारते शतरमुर्ग बना देते हैं, इसलिए ही वहां कोई भी चोरी करने नहीं जाता। तो यहाँ बिरजू और कालीचरण दोनों को बड़ी लकड़ी लेने की बहुत खूबसूरत आदत थी। तो यह दोनों अपने साथियों को लेकर छतरपुर में चोरी करने के लिए चले जाते हैं। तो अब यह एक हवेली के अंदर उतर जाते हैं और चोरी करने लगते हैं। लेकिन इस दौरान कालीचरण के एक साथी को यहीं पर छींक आ जाती है जिसकी आवाज से हवेली के लोग जाग जाते हैं और गांव के पहरेदार भी इनकी चटनी बनाने के लिए जाग जाते हैं। तो यह सब तुरंत इस गांव से चोरी करके भागने लगते हैं। लेकिन भागते हुए तभी कालीचरण का पैर फिसल जाता है और वह एक कुएं में गिर जाता है। लेकिन बाकी के सभी चोर इस गांव से भागने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन छतरपुर वाले कालीचरण को बंदी बना लेते हैं और उसे बहुत मारते हैं, उसका सूअर उतार देते हैं। उधर कालीचरण के साथी सुबह तक कालीचरण का गांव के बाहर इंतजार करते हैं। लेकिन कालीचरण कहां से आता, उसको तो गांव वालों ने गाजियाबाद बना रखा था। तो सारे साथी कहने लगते हैं कि वो शायद गांव वालों के द्वारा मारा गया है, तो अब हमें यहां से अपने गांव चलना चाहिए, नहीं तो अगर हम भी पकड़े गए तो भुना हुआ कबाब बना दिया जाएगा। लेकिन बिरजू वहां से जाने के लिए तैयार नहीं होता। वह कहता है कि मैं कालीचरण के बिना नहीं जाऊंगा और कहता है कि जिसमें गुर्दा है वो मेरे साथ चलो और जो डरपोक है वो अपनी बहू की कच्छों में छिप जाओ। कच्छों की बेइज्जती सुनते ही सभी बिरजू के साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हम भी कालीचरण के बिना गांव वापस नहीं जाने वाले। उधर छतरपुर वालों ने कालीचरण की रेल बना रखी थी। तो यहाँ गांव वाले कालीचरण का गला काटने ही वाले होते हैं कि तभी बिरजू जीदारी से बहुत सारे बैलों के झुंड को लेकर आता है और कालीचरण को वहां से बचाकर अपने साथ ले जाता है। तो गांव वालों ने कालीचरण को इतना मारा था कि उसका इलाज करने के लिए उसके पूरे शरीर पर पत्ते बांधने पड़ते हैं। तो अब कुछ दिनों बाद कालीचरण ठीक हो जाता है और वह अपनी बहू से बताता है कि गांव वालों ने मुझको कपड़ों की तरह धोया, वो सब तो ठीक है, लेकिन जब बिरजू मुझे बैल पर लटकाकर वहां से भाग रहा था तो छतरपुर वाले बिरजू को किसी और नाम से पुकार रहे थे और जल्लाद की तरह देख रहे थे, जैसे कि बिरजू ने पूरे छतरपुर की गांव की औरतों को प्रेग्नेंट कर दिया हो। जरूर बिरजू हमसे कुछ छिपा रहा है। तो अब ठीक हो जाने के बाद कालीचरण बिरजू से मिलता है और उससे पूछता है कि अंडी मंडी संडी, अगर तूने अपने बारे में सच न बताया, और कहता है मुझे अपनी बहन का ब्याह तुमसे करना है तो इसलिए मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ जानने का हक है। और कहता है कि मेरी बहन तुम्हारे प्यार में पागल हो चुकी है, वो तुम्हें पसंद करती है और तुम ही से शादी करना चाहती है और उसने तुम्हारे लिए कविता भी लिखी है, मैं नहीं पढ़ सकता, तुम खुद ही पढ़ लो, मन ही मन में पढ़ना। कालीचरण की बहन को ड्राई फ्रूट्स बहुत पसंद थे। तो बिरजू कालीचरण की बहन द्वारा लिखी हुई ड्राई फ्रूट्स रूपी कविता पढ़ता है कि हमारे गांव में एक से एक हैंडसम पड़ा है, मैंने सबको कर दिया बाजू, किशमिश मुनक्का बादाम नहीं चाहिए, मुझे चाहिए बस बिरजू का काजू। मेरे बिरजू के गुड़ों को तोलने चलूं तो छोटी पड़ जाए हमारी तराजू, पिस्ता अखरोट खजूर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए बस बिरजू का काजू। तो यह कविता पढ़ने के बाद बिरजू सोचता है कि आग लगी भी नहीं और धुआं पहले ही उठ गया, लगता है कालीचरण को सब कुछ सच बताना ही होगा वरना मामला चरम सीमा पर पहुंच रहा है। तो अब बिरजू कालीचरण से कहता है कि मैं तुम्हारी बहन से शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरा ब्याह पहले ही हो चुका है। तो
अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि गांव के अंदर बैलों का महामुकाबला होता है, जिसमें दूसरे गांव के लोग अपने गांव के एक जंगली बैल को लेकर आते हैं और कालीचरण से कहते हैं कि लगता है तुम्हारे गांव में कोई मर्द नहीं है, अपनी औरतों को हमारे गांव में भेज दिया करो, अगर तुम्हारे बस की है तो हमारे बैल को रोक कर दिखाओ। तो इस पर कालीचरण को गुस्सा आ जाता है और वह अखाड़े के अंदर जाने लगता है, लेकिन बिरजू से रोकते हुए कहता है कि तुम मत जाओ, तुम तो अभी सही से ठीक भी नहीं हुए हो, मैं जाता हूं, मुझे जाने दो। तो इस पर कालीचरण कहता है कि तुम हमारे गांव के नहीं हो, इससे हमारी बेइज्जती होगी। तो फिर कालीचरण खुद ही बैल से लड़ने के लिए अखाड़े के अंदर चला जाता है, लेकिन अभी वह सही से ठीक भी नहीं हुआ था, तो बैल उसको वहीं पर गिरा देता है। तो तभी यह देख बिरजू अखाड़े के अंदर आ जाता है और कहता है कि सुअरो, मैं भी इस गांव का ही हूं, मैं विष्णु का बेटा हूं। तो कालीचरण यह देख चौंक जाता है कि बिरजू तो हमारे गांव का ही है। तो फिर बिरजू बैल से लड़ता है और बैल को 2 ही मिनट में ही ढेर कर देता है। तो तभी अखाड़े के अंदर कुछ लोग आते हैं और बिरजू को लाठियों से मार मार कर वहीं पर घेर लेते हैं। ये छतरपुर के जालिम दरिंदे होते हैं जिन्होंने कालीचरण की रेल बनाई थी। तो अब बिरजू को बचाने के लिए कालीचरण आता है और छतरपुर के दरिंदों से कहता है कि हमारे बिरजू को मत मारो, अगर चोरी का सामान चाहिए तो ले जाओ। तो फिर छतरपुर वाले सारा सच बताते हैं, वह कहते हैं कि हम इसको पिछले 9 साल से ढूंढ रहे हैं। और फिर यह छतरपुर के दरिंदे बिरजू को उठाकर वहां से जबरदस्ती ले जाते हैं और बिरजू बिल्कुल बेहोश पड़ा होता है। तो तभी हमें बिरजू का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां बिरजू के गांव में एक लाश दिखाई जाती है जो कि बाहर के किसी गांव के आदमी की होती है। तो बिरजू अपने गांव के लोगों से कहता है कि आसपास के गांव में जाकर पता करो कि ये लाश किसकी है, लेकिन तभी वहां छतरपुर गांव के लोग आ जाते हैं और यह लाश छतरपुर के गांव के मुखिया के साले की होती है। तो यह मुखिया अपने साले की लाश देखकर बौखला जाता है और अपने पूरे गांव के लोगों को हथियार के साथ बिरजू के गांव में लेकर आ जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि बिरजू के गांव के लोगों ने ही उसके साले की हत्या की है। तो अब यहाँ बहुत ही मजबूत झगड़ा देखने को मिल सकता था, लेकिन इस झगड़े को रोकने के लिए राजा को बुलाया जाता है ताकि वह इस समस्या का समाधान कर सके। तो अब छतरपुर के लोगों से पूछा जाता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो उस पर छतरपुर के लोग कहते हैं कि हमें मौत के बदले मौत का कुआं चाहिए, सॉरी मतलब जान के बदले जान चाहिए। तो अब राजा यहाँ एक फैसला करता है कि बिरजू के गांव में से किसी एक को मारने वाले की उम्र के आदमी की बलि देनी होगी। सबसे खूबसूरत न्याय यही है। यह बोलकर राजा वहां से चला जाता है। तो बिरजू के गांव वाले मरने वाले की उम्र वाले लुंडे अपने गांव से लेते हैं और सभी को अलग अलग रंग का पत्थर दे दिया जाता है और फिर सारे पत्थर एक साथ उछाले जाते हैं और कहते हैं कि जिसका भी पत्थर टोकरी में आया उसको बलि देनी होगी। तो तभी पीला पत्थर आ जाता है जो कि बिरजू बदकिस्मत का होता है, मतलब अब बिरजू को ही अपनी बलि देनी होगी। तो अब सभी गांव वाले बिरजू को बलि देने के लिए तैयारी करने लगते हैं और अब राजा छतरपुर के मुखिया को एक कपड़ा देता है जिसमें 30 गांठें बंधी होती हैं और फिर वह कहता है कि तुम हर रोज एक गांठ खोल देना, जैसे ही यह सारी गांठें खत्म हो जाएंगी उस दिन बिरजू की बलि दे दी जाएगी, तब तक यह आजाद घूम सकता है। तो अब बिरजू का परिवार और उसके गांव वाले बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और बिरजू जानना चाहता है कि उस छतरपुर के आदमी को किसने मारा जिसकी वजह से मुझे बलि देनी पड़ रही है। तो अब बिरजू सोचता है कि अगर मैं 30 दिन के अंदर उस हत्या करने वाले आदमी को राजा के सामने ला दूं तो मैं बलि देने से बच सकता हूं। तो अब बिरजू इधर उधर पूछताछ करना शुरू करता है कि किसी ना किसी को कुछ तो जरूर पता होगा। तो एक सीन में दिखाया जाता है कि बिरजू के ही गांव का एक आदमी रानी के चांदी का कमरबंद जोरी के पास बेचने के लिए आया है। तो बिरजू इस आदमी को देख लेता है और उससे पूछता है कि यह रानी का कमरबंद तुम्हारे पास कैसे आया। रानी भी साली ज्यादा ही गर्म थी, बात बात पर कमरबंद खोल देती थी। टेंशन न लो, उसकी भी एंट्री होगी, आवेगी, बहुत हंसी है वो। तो अब यह आदमी बिरजू से बताता है कि मुझे यह कमरबंद उस आदमी के पास से मिला था जो उस दिन हमारे गांव में मरा हुआ मिला था। तो इससे बिरजू सारा खेल समझ जाता है कि इस आदमी को जरूर राजा ने ही मारा है और वह तुरंत कमरबंद लेकर राजा के पास जाता है और कहता है कि तुमने उस आदमी को मारा और बलि मेरी दिलवा रहे हो। तो इस पर राजा सारी कहानी बताता है कि वह छतरपुर का रहने वाला आदमी एक दिन महल में इत्र बेचने के लिए आता है और वह रानी को इत्र दिखाने लगता है। अब राजा तो किसी काम का रहा नहीं था, तो रानी अकेली तड़प रही थी, वह प्यासी हो चुकी थी और फिर रानी इतर वाले को वहीं बेड पे गेल लेती है। अब्बा समझ गए तो होंगे इतर अब्बा समझ तो गए होंगे इतर का काम करना है मुझे। तो अब रानी इतर वाले के साथ अपनी पूरी प्यास बुझाती है, उसके साथ चिपट चिपट। लेकिन यह खबर राजा को लग जाती है तो राजा जल्दी से रानी के कमरे तक पहुंच जाता है। तो रानी कहती है कि मैं तो सेट वेट का जेल मांग रही थी इससे, लेकिन राजा इतर वाले को सेट कर देता है, मतलब उसे मार डालता है और साथ में रानी को भी मार डालता है। और इसी चक्कर में जब इतर रहा था तब उसने रानी का कमरबंद चुरा लिया था, जिसके जरिए बिरजू को असली कातिल का पता चला। तो अब बिरजू राजा से कहता है कि चलो अब चल के दोनों गांव वालों को सब सच बता देते हैं। तो राजा कहता है कि मुंह बतावा है मेरा, बावला समझ लिया तूने मुझे। तो अब राजा और बिरजू यहीं पर आपस में लड़ने लगते हैं। तो राजा तो रानी से खेल तक नहीं पाता, तो वह बिरजू तगड़े मुस्टंडे से कहां लड़ पाता। तो राजा थक जाता है। तो अब बिरजू राजा को बांधकर अपने साथ ले जाने लगता है ताकि वह खुद को गांव वालों के सामने बेगुनाह साबित कर सके। उधर गांव के अंदर बिरजू के ही गांव वाले उसकी बलि देने की तैयारी कर
रहे होते हैं। छतरपुर वालों से भी जल्दी बिरजू के गांव वालों को होती है साले आस्तीन के सांप। अब छतरपुर वाले भी बिरजू की बलि लेने के लिए आने लगते हैं क्योंकि आज बलि का दिन होता है। लेकिन रास्ते में बिरजू का रथ पलट जाता है जिससे राजा वहां से भागने लगता है। बिरजू भी उसके पीछे दौड़ने लगता है, लेकिन राजा भी पूरा MCBC था। वह बिरजू के हाथ आने की बजाय नदी में कूद जाता है, तो बिरजू भी उसके पीछे नदी में कूद जाता है। तो अब नदी के अंदर राजा का सर पत्थर से टकरा जाता है जिससे राजा की तो वहीं पर मौत हो जाती है और बिरजू भी नदी में कूदने की वजह से घायल होकर किनारे पर ही बेहोश हो जाता है। तो अब कुछ दिनों बाद बिरजू होश में आता है, जहां वह खुद को एक बुढ़े आदमी के घर में पाता है। तो यह बुढ़ा आदमी बताता है कि तुम मुझे नदी के पास बेहोश मिले थे, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। तो उसके कुछ दिन बाद बिरजू अपने गांव में जाता है और अपने डैडी को सारी बात बताता है। बिरजू के डैडी बिरजू से बताते हैं कि जिसकी बलि दी जा रही है अगर वो 10 साल तक नहीं मिला तो उसकी बलि माफ कर दी जाती है। यह इस राज्य का कानून है। तो बलि से बचने के लिए बिरजू वहां से 10 साल के लिए चला जाता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में छतरपुर वाले बिरजू को 9 साल में ही पकड़ लेते हैं। तो अब बिरजू की फ्लैशबैक स्टोरी खत्म हो जाती है और अब बिरजू को बलि पर चढ़ाने के लिए तैयारी की जा रही है। तो अब छतरपुर वाले बिरजू को बलि देने लगते हैं। तो अब यहाँ इतर वाले के बेटे को बुलाया जाता है, इसके हाथों से बिरजू की बलि देनी थी। तो यहाँ बिरजू इस बच्चे को बोलता है कि तुम मुझे मारकर अपने हाथ गंदे मत करो, मैं खुद ही अपनी गर्दन काट लेता हूँ। और यहाँ बिरजू अपनी खुद ही गर्दन काट लेता है और इसी के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है। तो अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में ऐसे ही किसी और कहानी के साथ।